Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the concepts of the chapter along with MCQs, right? So topic for this lecture is biomolecules. Before we start with the questions, make sure you subscribe to the channel. It will help you to get more videos on MCQs and you can revise the topic thoroughly. All right. So in the lecture, in the chapter of biomolecules, in this video nucleic acids will be taken up. In the earlier videos, carbohydrates and proteins were discussed in separate lectures, and nucleic acid means DNA and RNA. All right, these are the complex organic molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and even phosphorus is also present in them. These nucleic acids play an important role in the hereditary characteristics of an individual, and they are responsible for the synthesis of proteins in the body. Genetic information in the nucleic acids is coded for the synthesis of protein, for the structure of protein and the functions of protein. All that we have to take up along with these questions, right? So coming to the questions, question number 1 on the screen. Hereditary characteristics are passed on from parents to children through. Hereditary characteristics कैसे pass on होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक कैसे? A option is gametes, then genes, mutants और enzymes. Hereditary characteristics के ऊपर आपको कमेंट करना है. तो बेटा पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. जीन जो है gene is the basic unit for hereditary characteristics. It is the basic unit for hereditary characteristics and it occupies a specific location. It occupies a fixed or specific location on the chromosome. Specific location होती है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का मतलब जीन का. तो जीन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक. सो योर आंसर इज बी ऑप्शन, राइट. गैमीट्स, म्यूटेंट्स, एंजाइम्स वो नहीं है, आंसर आपका जीन्स है. जीन जो है वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. न्यूक्लिक एसिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, डाइपेप्टाइड्स, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स. तो क्या आंसर है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड नहीं है. पॉलीपेप्टाइड तो बेटा पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन हुआ ना. तो हमें क्या देखना है? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के लिए आपने ये बात याद रखनी है, द टर्म यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा. न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए बनेगा, इसी तरह आरएनए बनेगा. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड फर्दर किस किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड इज मेड फ्रॉम बेस एंड शुगर एंड फॉस्फेट. 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने लर्न करनी है फॉर न्यूक्लिक एसिड. पॉलीपेप्टाइड नहीं. पॉलीपेप्टाइड तो बेटा प्रोटीन होता है जिसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है. कीप इन माइंड, पेप्टाइड लिंकेज को ऑर्गेनिक में एमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड कहते हैं. वो यहाँ आंसर नहीं है. आंसर है long chain polymers of nucleotides. As a result, your answer is option C. Clear? Coming to the next now, question number 3. Which of the following is not produced by human body? Human body में क्या produce नहीं होता? Options हैं enzymes, vitamins, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स. तो बेटा एंजाइम्स तो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन्स भी कुछ सिंथेसाइज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट वाइटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड. वाइटामिन्स
जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी सब आपको डाइट से लेने पड़ते हैं. विटामिन्स आर essential components of our diet. They are essential components of our diet. They are to be taken through diet. विटामिन डी सनलाइट से सिंथेसाइज होता है. बाकी सारे विटामिन्स तो हमें फूड के हेल्प से ही कंज्यूम करने पड़ते हैं. इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ कुछ डिजीजेस होती हैं. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ये सब आपको पता ही है. डेफिशिएंसी से डिजीजेस होंगी. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स लीड्स टू स्पेसिफिक डिजीजेस. गॉट इट. तो विटामिन्स बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती. न्यूक्लिक एसिड तो सिंथेसाइज अंदर ही होता है. न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, वो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं, बट कुछ प्रोटीन्स डाइट में कंज्यूम करने पड़ते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ सिंथेसाइज हो जाएंगे. विटामिन्स आर टू बी टेकन थ्रू डाइट. सो नॉट प्रोड्यूस्ड में आंसर है बेटा बी, विटामिन्स. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4. A nucleoside on hydrolysis gives. न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है? जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या क्या बनेगा? एल्डोपेंटोज एंड नाइट्रोजिनस बेस, और एल्डोपेंटोज एंड फॉस्फोरिक एसिड. एल्डोपेंटोज, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, 3 चीजें आएंगी या 2 आएंगी. किसी ऑप्शन में 2 दे रखी हैं, किसी में 3 दे रखी हैं. डी में 2 दिए हैं, बट बेस और फॉस्फोरिक एसिड लिखा है. सो कीप इन माइंड, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें फॉस्फेट नहीं होता. न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है. कौन कौन सी 2? बेस प्लस शुगर. बेस प्लस शुगर से न्यूक्लियोसाइड बनता है. जैसे कि आपने 1-2 नाम भी याद रखने हैं. एडिनोसिन, ये एक न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है. ये किस किस से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ एडिनिन एंड राइबोस शुगर. एडिनिन और राइबोस शुगर बनेंगे तो क्या होगा? एडिनोसिन. अगर हमारे पास है गुआनिन एंड राइबोस शुगर, इट इज कॉल्ड एज ग्वानोसिन. दिस कॉम्बिनेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोसाइड. मैं न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल लिख रही हूं. इसी तरह साइटोसिन भी हो सकता है. ये भी बेस होता है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. साइटोसिन और राइबोज अगर मिलेंगे तो ये बन जाएगा साइटिडीन. साइटोसिन एक बेस और राइबोस बेटा एक शुगर है, तो क्या बन जाएगा? साइटिडीन. लाइकवाइज अब आप थायमिडीन लिखेंगे. थायामीन इज अनदर बेस प्रेजेंट इन डीएनए. थायामीन में अगर राइबोस है या फिर डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है शुगर, तो चेंज होती है. आरएनए में अलग, डीएनए में अलग. देन इट इज कॉल्ड एज थाइमिडीन. इट इज कॉल्ड एज थाइमिडीन. राइट. तो ये आपके पास न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जाम्पल हैं. न्यूक्लियोसाइड कौन कौन सी 2 चीजों से बनता है? बेस और शुगर से. एज अ रिजल्ट, बेस प्लस शुगर का मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर है. एल्डोपेंटोज एंड नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस होगा, और जो शुगर होती है वो 5 कार्बन सिस्टम होता है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्डोपेंटोज एग्जाम्पल शुगर का राइबोस है. ये बेस का एग्जाम्पल है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये बेटा शुगर का एग्जाम्पल है. दे ऑल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड्स. ए ऑप्शन इज योर आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 5. गुआनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. नाइट्रोजिनस बेस है ये, कि न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है या फिर कोई फॉस्फेट है. 4 आपने बेसिस के नाम याद रखने हैं. नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए. कौन कौन से? एडिनिन, एंड देन एडिनिन के बाद गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. These are the 4 nitrogenous bases present in DNA. तो ये नाइट्रोजिनस बेस है. न्यूक्लियोसाइड तो अभी अभी बताया था. न्यूक्लियोसाइड बेटा 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. कौन कौन सी 2 चीजें? बेस प्लस शुगर. और अगर न्यूक्लियोटाइड देखना है, जो किसी ऑप्शन में लिख रखा है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? वो 3 चीजें, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट.
बेस शुगर एंड फॉस्फेट मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बेस और शुगर मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा. सो गुआनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, डीएनए स्ट्रक्चर्स के अंदर अब हमें पूछा गया है कॉमन बेसिस टू डीएनए एंड आरएनए आर. कौन कौन से तीन तीन के सेट दिए, कौन से हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन बेसिस पूछा जा रहा है. तो एडिनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, फिर दिया है एडिनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, एंड देन गुआनिन, यूरेसिल एंड थायमिन. आंसर इज एडिनिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन. ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक थायमिन भी प्रेजेंट होता है. एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. और अगर आरएनए को देखोगे तो एडिनिन प्रेजेंट है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है. उसके अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है. ये याद रखने की बात है. तो कौन कौन से हैं तीन जो कि दोनों में प्रेजेंट हो, वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन है. Adenine, guanine and cytosine are present in RNA as well as in DNA. A option is the correct answer. Uracil के अंदर प्रॉब्लम है, यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, थायामीन आरएनए में प्रेजेंट नहीं है. तो इन दिस वे दी ऑप्शंस आर गिवन, बट फर्स्ट वन दैट इज एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, दे आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7. इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर. डीएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं? यूरेसिल एंड एडिनिन, साइटो. यूरेसिल तो प्रेजेंट ही नहीं होता डीएनए में. ए ऑप्शन तो गलत हो गया. बी ऑप्शन इज एडिनिन एंड थायामीन, देन गुआनिन एंड साइटोसिन. दैट इज करेक्ट. बेटा कीप इन माइंड, चार बेसिस में से एडिनिन को किसके साथ कपल करना है? एडिनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है थायामीन और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है साइटोसिन. इस तरह से कभी अगर थायामीन का पूछेंगे तो आंसर है एडिनिन, कभी साइटोसिन का पूछेंगे तो आंसर है गुआनिन. ये कॉम्बिनेशन में दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन डीएनए. डीएनए के अंदर ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बताना था ना. कॉम्प्लीमेंट्री में एडिनिन को ज्वाइन करो थायामीन से, गुआनिन को ज्वाइन करो साइटोसिन से. एज अ रिजल्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट ऑप्शन बी, एडिनिन एंड थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. बी केयरफुल, किसको किससे कपल करना है, ये तो मेन चीज है डीएनए स्ट्रक्चर का पार्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में थायामीन, क्विनोलिन, एडिनिन और साइटोसिन, दीज आर दी फोर ऑप्शंस गिवन. क्विनोलिन तो नाइट्रोजिनस बेस जो है डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है और आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता. क्विनोलिन इज नॉट प्रेजेंट. देखो क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट ए बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे थायामीन है, एडिनिन एंड साइटोसिन है. तो फिर से देखते हैं डीएनए के अंदर क्या क्या बेसिस प्रेजेंट है. एडिनिन, गुआनिन, then is cytosine and thiamine. तो क्विनोलिन इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन डीएनए. ये तो आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है. इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. एज अ रिजल्ट आपका करेक्ट आंसर आता है बी ऑप्शन. ये हमारे पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. अदरवाइज ऑर्गेनिक में आपने इसका स्ट्रक्चर किया होगा. क्विनोलिन पिरिडीन की तरह एक बेस है बट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, अ यूनिट इन न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन्स बेस शुगर फॉस्फेट इज कॉल्ड एज. तीन चीजें बना दी गई हैं, कंबाइन कर दी गई हैं, बेस, फिर शुगर और फिर फॉस्फेट. ये तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? आर दे कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोटाइड और पॉलीपेप्टाइड. तो बेटा किस तरीके से ज्वाइन करना है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट. ये तीन तीन चीजें जब तीन तीन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में ज्वाइन कैसे करना है? सेंटर में शुगर रहती है.
शुगर इज अ राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज, बट 5 कार्बन का शुगर है ये। शुगर में एक कॉर्नर पे फॉस्फेट और एक कॉर्नर पे बेस को ज्वाइन करेंगे। यहां पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर बेस ज्वाइन होता है, 5th कार्बन के बाद जो आएगा यूनिट वो है फॉस्फेट का, P डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप फॉस्फेट ज्वाइन करते हो। ये है फर्स्ट कार्बन, ये है 5th कार्बन। और नंबरिंग जब करते हैं तो शुगर के कार्बन्स का नंबर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। तो कीप इन माइंड, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि बेस कहाँ ज्वाइन करना है, फॉस्फेट कहाँ ज्वाइन करना है, शुगर सेंटर में है या बेस सेंटर में है। दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। शुगर इज इन द सेंटर एंड फॉस्फेट एंड बेस कॉर्नर पे रहते हैं। एज अ रिजल्ट इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और यही यूनिट जब बार बार ज्वाइन हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा, तो फिर डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा। बट ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10. RNA is a single strand helix, single helix strand, double helix strand, right hand twisted हेलिक्स स्ट्रैंड और ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रैंड। आंसर है बेटा ये सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बट आरएनए का सिंगल ही स्ट्रैंड होगा, उसी के ऊपर बेसिस जुड़े होते हैं ऐसे। गुआनिन एंड देन साइटोसिन इज देयर, यूरेसिल इज देयर, एडिनिन इज देयर, इस तरीके से बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट सब प्रेजेंट है। बट थायामीन बेस नहीं होता, यूरेसिल होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। अगर डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड होगा, सिंगल होगा तो आरएनए होगा। वही 3 चीजें जुड़ेंगी, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। बेस शुगर एंड फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, RNA. They will join to produce RNA. So our correct answer is option A. Coming to the next now, if one strand of DNA has the sequence ATGCTTGA, then the sequence in the complementary strand would be, क्या sequence दी है आपको, A, T and G, जो भी है आपने याद ये रखना है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या है, ए के साथ टी को जोड़ना है हर बारी, और जी के साथ सी को, और सी आया तो हमें जी को ज्वाइन करना है, और अगर टी आया तो हमें ए को ज्वाइन करना है। ये डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं। वी कैन राइट हेयर, वी कैन मेंशन हेयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन डीएनए। सो लिख लेते हैं अब हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमें दिया गया है AT, फिर GC एंड TTGA। तो इनके आंसर्स देने, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के लिए हेल्प आप यहां से लोगे। A के साथ हम आंसर में लिखेंगे T, और T के साथ हम आंसर में लिखेंगे A, फॉर G इट इज C, फॉर C इट इज G, मतलब साइटोसिन का गुआनिन और गुआनिन का साइटोसिन। थायामीन के साथ एडिनिन, फिर से थायामीन है। तो ये सीक्वेंस जो है वो ही तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। एंड जी के साथ सी, ए के साथ टी। एज अ रिजल्ट अब आप देख लो कि हमारे कौन सी ऑप्शन मैच होती है। सब ऑप्शंस को बाद में देखना है, पहले अपना आंसर लिख लेना है। तो TAC हमारे आंसर में आ रहा है, TAC ये है आपके पास डी ऑप्शन में TAC। फिर आ रहा है GAA, अब देखो GAA मिल गया, फिर मिल रहा है आपको C एंड T, और यहां पे भी आ गया C एंड T। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। इन दिस वे आपको बेसिस को ज्वाइन करना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल है, बट ये काफी बार आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस स्ट्रैंड के अंदर क्या क्या आएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12. मैच द कॉलम 1 with column 2 and mark the appropriate choice. You are given nucleoside and then nucleotide. देखो न्यूक्लियोसाइड तो 2 चीजें होती है ना, बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप।
डीएनए में कौन कौन प्रेजेंट है? साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये गलत हो गया, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। यूरेसिल तो डीएनए में नहीं होता, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। एंड साइटोसिन एंड थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। सो यू वर आस्क्ड टू मैच दीज कॉलम्स। तो हमने क्या किया, ए को हमने मैच कराया थर्ड के साथ, ए विथ 3, ए विथ 3, तो ए सिर्फ ए ऑप्शन में ही दिया है। बी को ज्वाइन करा फर्स्ट के साथ, सी को आपने ज्वाइन करा फोर्थ के साथ, और डी को ज्वाइन करा है 2 के साथ। डी मतलब आरएनए, आरएनए में साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप बाकी सब देखो वो मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में आपको 2 चीजें ज्वाइन करनी है, बेस और शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 with column 2 and mark the appropriate choice. You are given pentose sugar in DNA, पेंटोज शुगर इन डीएनए, उसके बाद दिया है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद दिया है आरएनए, फिर लिखा है विटामिन। कीप इन माइंड ये जो विटामिन है ना, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड बेटा विटामिन सी का नाम है। ये हर स्टूडेंट को पता होना जरूरी होता है। सिंपल कॉमन विटामिन इज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इज द टेक्निकल नेम। आरएनए के अंदर प्रेजेंट है यूरेसिल। यूरेसिल तो डीएनए में होता ही नहीं है। सो एज अ रिजल्ट अब हमारे 2 तो मैच हो गए। न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल के साथ मैच करते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पेंटोज शुगर इन डीएनए इज हैविंग द फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या मतलब है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर का? देखो फ्यूरैन बेटा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ये मॉलिक्यूल को फ्यूरैन कहते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन मतलब 5 मेंबर्ड रिंग जहां बनेगी वो स्ट्रक्चर फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो पेंटोज शुगर है, डीएनए का जो पेंटोज शुगर है वो आप इस तरीके से बनाओगे, सेंटर में ऑक्सीजन और फिर आपने बना देने हैं बाकी कार्बन। कार्बन किस तरीके से अरेंज होने हैं, ये है OHH एंड ये H और H, देन थर्ड कार्बन पे HOH, फिर यू आर राइटिंग CH2OH एंड H, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का सेकेंड कार्बन आप ठीक से देख लो। सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है। टोटल 5 कार्बन है और 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग में से 4 कार्बन तो रिंग के अंदर आ रहे हैं, 5th कार्बन रिंग से बाहर है, और 5th ऑक्सीजन है जो कि रिंग का पार्ट है। सो इट इज डीऑक्सीराइबोज, इट इज दी पेंटोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है डीएनए का, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन। गॉट इट? तो डीऑक्सीराइबोज का फ्यूरैन के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। इट इज हैविंग अ फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। गॉट इट? अब ऑप्शंस को मैच करते हैं। हमारे आंसर्स तो लगा दिए गए हैं। पेंटोज शुगर आपने ज्वाइन कर दिया विद फ्यूरेनो स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन कर दिया विद जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद आरएनए हमने ज्वाइन किया विद दिस यूरेसिल, और विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो डीएनए के बारे में आपको कॉलम मैच करने थे, बीच में एक पार्ट विटामिन्स का था, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। फ्यूरैन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग होती है तो उसको पायरैन कहते हैं, 5 मेंबर्ड वाले को फ्यूरैन कहते हैं। फ्यूरैन में बेटा ये ई नहीं आता, फ्यूरैन के स्पेलिंग में FURAN होता है, ई नहीं होता, लास्ट में ई नहीं डालना। So that is all about this question. Coming to the next now, question number 14. The 2 main differences between RNA and DNA are. देखो, ribose sugar and thiamine is given in the first option. Ribose sugar present है, but ये तो RNA में है, ये DNA में नहीं है। thiamine तो RNA में present होता ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। Deoxyribose sugar in DNA, that is correct, but uracil is not present in DNA. Ribose sugar and uracil in RNA.
राइबोस शुगर भी आरएनए में प्रेजेंट है, यूरेसिल भी आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, ये करेक्ट है। और डी ऑप्शन एक बार देखते हैं, डी ऑप्शन में लिखा है डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड एनिलिन इन डीएनए। एनिलिन तो प्रेजेंट है ही नहीं, एनिलिन तो सिंपल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हो एनिलिन का ये स्ट्रक्चर है। एनिलिन होता है NH2 ऑन द बेंजीन रिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए। एनिलिन नॉट प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए, किसी के अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास राइबोस शुगर एंड यूरेसिल इन आरएनए इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आरएनए के अंदर कौन कौन से बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और डीएनए के बेसेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, दीज आर दी बेसिस प्रेजेंट। गॉट इट? तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ए के अंदर राइबोस, तो राइबोस शुगर आरएनए में करेक्ट था बट थायामीन गलत था। बी के अंदर क्या गलत था, डीऑक्सी राइबोस वाज करेक्ट बट यूरेसिल वाज रॉन्ग। आपको क्या निकालना था, टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। गॉट इट? सी इज द करेक्ट आंसर। Coming to the next now, question number 15. Match the column 1 with column 2 and mark the appropriate choice. You are given peptide linkage. Peptide linkage तो प्रोटीन में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड को किससे ज्वाइन करेंगे, पहले पेप्टाइड लिंकेज को ज्वाइन कर देते हैं हम प्रोटीन के साथ। स्टार्च बेटा एक पॉलीसेकेराइड है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर आया हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं इसको। केन शुगर होता है सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में ये आपने पहले भी देखा हुआ है। तो देखो पेप्टाइड लिंकेज विद प्रोटीन, मतलब ए को थर्ड से अटैच किया, न्यूक्लिक एसिड इज अटैच्ड विद फोर्थ, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज अटैच्ड विद फर्स्ट विच इज इन्वर्जन, एंड देन स्टार्च इज अटैच्ड विद पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर के लिए रिएक्शन लिखते हैं, सुक्रोज केन शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विल बी प्रोड्यूस्ड। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसमें शुगर वाला जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इसको इन्वर्जन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट था सुक्रोज वो बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था बट प्रोडक्ट लीवर रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है, बट द फाइनल आंसर विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो मिक्सचर लीवर रोटेटरी है, क्योंकि फ्रक्टोज का जो वैल्यू है ऑप्टिकल रोटेशन का वो है -92.5। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे वो लाइट को रोटेट कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। एंड स्टार्च क्या चीज है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले आता है सिंगल यूनिट जो कि मोनोसेकेराइड, फिर आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 यूनिट से लेके 9 यूनिट्स तक हो सकते हैं, और फिर आता है पॉलीसेकेराइड जिसमें कि 600-700 यूनिट्स ज्वाइन होंगे। एंड स्टार्च बहुत फेमस पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च एंड सेलुलोज 2 एग्जाम्पल फेमस हैं। एंड स्टार्च है जो, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। तो आपके पास आंसर बनता है ऑप्शन सी। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। पेप्टाइड एक अमाइड लिंकेज होती है। अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तो एक अमीनो एसिड का यहां हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। अमीनो एसिड इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, NH2C COH एंड R एंड H, ये एक अमीनो एसिड के ऊपर अटैच किया हुआ है। सेकेंड अमीनो एसिड लिखेंगे, 2 अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो एमाइड बॉन्ड बनेगा। लॉस ऑफ वाटर शो करना है। OH आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव कर देना है, H रिमूव करना है NH2 में से, और अभी अभी आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिख जाएगा, ये C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक बार ही बनाया हमने, ऐसा
जब पूरी चेन में बार बार बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन का पार्ट है, ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने स्टार्च को अटैच करना है विद पॉलीसेक्राइड, दैट वाज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम वॉटसन एंड क्रिक, वेरी फेमस। इस तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, इट वॉज प्रपोज्ड बाय हुम? ये बेटा वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट का नाम था। दे हैव गिवन द स्ट्रक्चर, यहां पे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन करके बेसिस लगाने हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री बेस होना चाहिए। जी को हर बारी सी से अटैच करना है, सी को जी से करना है और टी को ए से करना है। इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। साइंटिस्ट का नाम काफी बार पूछ लिया जाता है, सो वॉटसन एंड क्रिक इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 17। When adenine is attached to ribose sugar, it is called adenosine. To make a nucleotide from it, it would require oxygenation, addition of a base, addition of phosphate और hydrogenation. क्या है कि आपको एडिनिन दिया है राइबोस के साथ अटैच करके, एडिनिन और राइबोस जब मिलेंगे तो क्या बनता है? एडिनोसिन। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो वो न्यूक्लियोसाइड को जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होना है तो बेटा ऑक्सीजनेशन चाहिए, या बेस ऐड करना पड़ेगा, या फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, या H2 ऐड करनी पड़ेगी, वो आंसर करना है। कीप इन माइंड, न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फेट अटैच होता है तब जाके ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? जब इसको एक फॉस्फेट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। किस तरीके से अटैच करना है वो याद रखने की बात है कि शुगर को सेंटर में रखा जाता है, शुगर और फर्स्ट कार्बन पे लगाना है बेस, और ये जो हमारे शुगर का 5th कार्बन है वहां पे फॉस्फेट। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि किस जगह पे अटैचमेंट होती है फॉस्फेट की, राइट? रिमेनिंग तो सारा शुगर का ही स्ट्रक्चर है। ये 2nd कार्बन, 3rd कार्बन में HOH and you have the 4th carbon. We can number 1 prime, 2 prime, 3 prime, this is 4 prime and 5 prime। 5th पे आपने फॉस्फेट लगाया। तो अगर सिर्फ बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड है, अगर फॉस्फेट डालोगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। एज अ रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज सी ऑप्शन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट से ये जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड, वरना ये न्यूक्लियोसाइड है। गॉट इट? जैसे कि एडिनिन और आपने एडिनिन और राइबोस को मिक्स किया तो एडिनोसिन, ये क्वेश्चन ने दे भी दिया, एडिनोसिन का नाम तो दे दिया, उसके बाद आपने इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना है तो फॉस्फेट ऐड करना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड अमीनो एसिड इज कॉल्ड। न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, या रेप्लिकेशन कहते हैं, या जेनेटिक कोड कहते हैं, या म्यूटेशन कहते हैं? तो बेटा इसको जेनेटिक कोड बोला जाता है। जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स, जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच information from the DNA will be transferred to proteins। information from the genetic material है DNA, is translated into the proteins। प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो फिक्स होता है एक अलग अलग कोड के लिए। सो जेनेटिक कोड सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, कहां से कहां? डीएनए से लेके प्रोटीन्स तक। गॉट इट? सो आपने क्या कहना है? रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का पार्ट।
उसको जेनेटिक कोड बोला जाता है। आप यहां मेंशन भी कर सकते हो, प्रोटीन्स का मीनिंग है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन, जेनेटिक कोड इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19, a sequence of how many nucleotides in messenger RNA makes a code for an amino acid। देखो मैसेंजर आरएनए के अंदर हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। तो वो तीन तीन अमीनो एसिड होते हैं, तीन का ट्रिपलेट होता है। mRNA विल कैरी, इट कैरीज इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम। राइबोसोम बेटा ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो mRNA सारी इंफॉर्मेशन राइबोसोम को देता है। उसके बाद राइबोसोम के बाद ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक ट्रांसफर होती है। एज अ रिजल्ट कीप इन माइंड तीन तीन का सेट होता है, ट्रिपलेट होता है। सो ट्रिपलेट की वजह से आपका आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। इस तरीके से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन तीन तीन के सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियो आरएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो सीक्वेंस है वो ट्रांसफर होगा राइबोसोम को, राइबोसोम से वो ट्रांसफर होगा प्रोटीन के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक कोड डिटरमिन्स the sequence of amino acid in peptide chain or sequence of various variable sugars in a protein chain, structure of human cell or morphology of traits। देखो शुगर तो प्रेजेंट ही नहीं है प्रोटीन के अंदर, तो कोई शुगर होता नहीं है। अमीनो एसिड्स जो है उसका सीक्वेंस डिटरमिन होता है जेनेटिक कोड की हेल्प से। जेनेटिक कोड अभी बताया था, इट इज ए सेट ऑफ रूल। जेनेटिक कोड मीन्स the rules or the information by which DNA determines the sequence of amino acids, it determines the sequence of अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो जेनेटिक कोड के थ्रू ट्रांसफर होता है। वो पहले डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो राइबोसोम में आएगी, राइबोसोम के बाद वो प्रोटीन के अंदर आएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल जेनेटिक कोड से पता नहीं चलता और कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है प्रोटीन्स के अंदर। इसी तरह मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रेट्स भी गलत है। So we have genetic information about amino acids. So that is all about the lecture. We have taken up the DNA bases and DNA के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट है, RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट है, वो मेन बात है। किस तरीके से ये ज्वाइन होते हैं, साइंटिस्ट का नाम, और कौन सा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से बेसेस हैं जो कि प्यूरिन्स होते हैं, कुछ पिरिमिडिन्स होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ए एंड जी आर प्यूरिन्स एंड साइटोसिन एंड थायोमीन दे आर पिरिमिडिन्स। कीप इन माइंड DNA हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोडेड इन इट रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो एक तरीके से ये बायोपॉलीमर्स हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, सेलुलोज है, वो है पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन है पॉलीएमाइड, बट ये डीएनए और आरएनए जो है दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बायोपॉलीमर्स हैं ये, जो कि सिंथेसाइज बॉडी के अंदर ही होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, एंड दे आर मेड अप ऑफ बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, राइट। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जो तीन अलग अलग लेक्चर्स में आपको दी गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के, जिसमें कि बेटा आपके पास प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ सकता है एक सिंगल वीडियो के अंदर। And that is all about the lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lectures. Thank you and bye bye.